नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। गोरखपुर में सीएम योगी ने चुनाव संचालन समिति की बैठक की। इस बैठक में गोरखपुर सदर लोकसभा सीट, बांसगांव लोकसभा और संत कबीर नगर लोकसभा के चुनाव संचालन समिति से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सीएम योगी ने पदाधिकारियों को अति उत्साह से बचने की सलाह दी। सीएम योगी ने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव तक मेहनत करें, अति उत्साह में न रहें। साथ ही बूथ स्तर और मेहनत करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि छोटी छोटी सभाएं कर पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण बैठक थी और हमारे भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव के लिए हमारी जो लोकसभा चुनाव संचालन समिति है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, ऐसे लोगों के साथ महाराज जी ने विस्तार पूर्वक उन तीनों लोकसभाओं की क्या हमारी सांगठनिक गतिविधि है, हमने आगे क्या क्या कार्यक्रम किया है, और कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है कि हम बूथ स्तर पे केवल संवाद करें और छोटी छोटी बैठकों को संचालित करके हम बूथ स्तर पे हमारी जो संगठन की टोली है उनके साथ और साथ ही साथ उस बूथ पे रहने वाले मतदाताओं के लिए उन्होंने एक बड़ा टिप्स दिया है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव संचालन समिति में कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि बूथ को जितना हम मजबूत करेंगे उतनी ही बड़ी मतों से हमें विजय मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ स्तर पर छोटी छोटी बैठकें होनी चाहिए और जो केंद्र और प्रदेश सरकार के कामों को वहां पे गिनाया जाना चाहिए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। सीएम योगी ने मथुरा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में जनसभा की। सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस करवा पाती? क्या ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, इनके समय क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया? ऐसी तमाम बातों का जिक्र उन्होंने इस मंच से किया। इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे। इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया? कोई राम का नाम ले ले, जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर लाठी और गोली चलती थी। और आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो आएगा। आज हेमा मालिनी ने मथुरा लोकसभा सीट से अपना नामांकन किया। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह के अलावा पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हेमा मालिनी नामांकन करने के लिए पहुंची। 2014 से लगातार वो मथुरा से सांसद हैं। 2014-2019 में उन्होंने जीत दर्ज की और 2024 के चुनावी रण में आज वो नामांकन करने के लिए पहुंची। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह को देख सकते हैं आप। पार्टी के बाकी नेता भी हेमा मालिनी के साथ मौजूद थे। तुम जब से 5 लाख कह रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं 7, 5, 6, 7 ऐसा बोलते जा रहे हैं। अभी जितने भी हुआ, जीत हो गई तो बहुत खुशी है। प्रायोरिटी क्या रहेगी मैम अगर आप जीतती हैं तो? एक यहाँ पर मंदिर का भी मुद्दा है, आप यमुना की बात करें, क्या प्रायोरिटी रहेगी? सबका प्रायोरिटी रहेगी। जो जो जरूरत है हमारे विकास के लिए, हमारे विकसित मथुरा के लिए, वो सारा काम होगा। मेरठ में एसपी ने तीसरी बार अपना प्रत्याशी बदला। आज सुबह सुबह लखनऊ में एसपी ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसके बाद अतुल प्रधान का टिकट काटकर मेरठ की पूर्व मेयर रही सुनीता वर्मा को पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। जिसके बाद सुनीता वर्मा ने मेरठ में अपना नामांकन किया। सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा पूर्व विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित कर ही दिया। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा जी। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगी, आज कितनी खुशी हो रही है और कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितना राजनीतिक दंगल को फाइट करना पड़ा? मशक्कत के बिना तो कुछ भी नहीं है। हर काम में मशक्कत करते हैं तभी अच्छा लगता है। इसलिए जैसे आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हुए, उन्होंने हम पे भरोसा जताया
कि एक दलित महिला को या दलित को टिकट मिलना चाहिए, तो उन्होंने हमें टिकट देके यहाँ भेजा है, जो हम उनके भरोसे पे खरे उतर के दिखाएंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की जनता से क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के भाई बहनों से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं उनसे अपील करूंगी अपने जीतने की, कि वो मुझे वोट दे, और फिर उनके लिए जो जितना हो सकेगा बेरोजगारी खत्म होना या उनके विकास के मुद्दे जो होंगे, मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगी, काम करूंगी। वहीं टिकट कटने के बाद अतुल प्रधान ने कहा कि जो पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला है वो उनको स्वीकार है। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे पार्टी ऑफिस पहुंचकर अखिलेश ने उनकी बात सुनी। राजनीति में, पॉलिटिक्स में, मैंने भी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया कि भाई राजनीति में बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है, तो मैंने वो ट्वीट भी किया, एक लाइन का ट्वीट किया कि भाई धैर्य की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह हमारे लिए उठकर आए यहाँ पर, और मुझे लगता है कि मैंने पहली बार 7 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा होगा कि 7 बजे वो यहाँ पर पहुँचे। हम लोग भी रात भर यहीं पे थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, और आने के बाद में इतने लंबे समय तक जो है बैठक की, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पार्टी का जो फैसला है, उनका जो फैसला है वो स्वीकार होना चाहिए। एक बड़ी खबर बदायूं से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की कार्यकर्ताओं को चेतावनी की तस्वीर सामने आई है। उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देने पर चेतावनी दी। शिवपाल यादव ने कहा कि वोट देना है तो दो, नहीं तो हिसाब किताब होगा। शिवपाल यादव, जो कि बदायूं में लोगों के बीच थे, मंच से वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि वोट देना है तो दो, नहीं तो हिसाब किताब होगा। सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सब पर वोट मांगेंगे, हम तो सब पर वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही हैं, तो लाखों से नेता अपने तो हैं, सब देंगे वोट, और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी लोकसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेठी सीट पर अपना दावा ठोका। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। 2019 में अमेठी की जनता ने गलती की थी। अमेठी के लोग मौजूदा सांसद से परेशान हैं। ये बयान है रॉबर्ट वाड्रा। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की, कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ, तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को समन भेजा है। हरियाणा महिला आयोग ने इस बयान को एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला और अशोभनीय बताया। बयान पर स्पष्टीकरण को लेकर 9 अप्रैल को सुरजेवाला को बुलाया गया। सुरजेवाला के बयान को लेकर सीएम योगी ने मथुरा में कांग्रेस पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी का अपमान किया जा रहा है, विपक्षी दलों के नेता बौखला गए। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है।
अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। क्या रिएक्शन सामने आए वो आपको दिखाते हैं। वाला परफॉर्म करती हैं और बहुत सनातनी विचारधाराओं को पूरे विश्व में वो उसका प्रचार प्रसार करती हैं शालीनता के साथ। उनके बारे में ऐसे अपशब्द बोलना ये दर्शाता है कि ये लोग कैसे हैं। सुरजेवाला जी को हमको लगा था बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं। ये लोग अपने आप को पढ़ा, हम लोग तो देहाती लोग हैं, हम लोग इनसे कई करोड़ गुना शायद अच्छे हैं। अशोभनीय है जिस टाइप की टिप्पणी आपने एक जनप्रतिनिधि, लेट अलोन महिला, बट एक महिला जनप्रतिनिधि भी करी है, वो भी जो जनता से निर्वाचित होकर आ रही हैं। 2 बार उन्होंने बैक टू बैक चुनाव जीत के दिखाया है, तीसरा चुनाव अपना जीतने जा रही हैं। ये बहुत ही मतलब हम इसकी जितनी भी आलोचना करें कम ही पड़ेगी। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी विवादित बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। उनकी तरफ से क्या कहा गया वो दिखाते हैं। सुरजेवाला जी की जो टिप्पणी है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो भारतीय संस्कृति सभ्यता का अपमान है, समस्त नारी जाति का अपमान। ये वो देश है जहाँ हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत की भूमि है, यह नारियों की पूजा होती है। सुरजेवाला जी ने ये कह दिया कि हेमा मालिनी जी को चाटना, ये क्या है? ये गंदी सोच है। इस तरह के व्यक्ति को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूँ। कान पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी की संगत ने उन्हें भी नारी विरोधी बना दिया। मिर्जापुर में वोट फॉर वोट कार्यक्रम का जिला प्रशासन ने आयोजन किया। नाव रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गंगा में सैकड़ों नावों पर बैठकर शिक्षक और छात्र शामिल हुए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोट फॉर वोट का आयोजन किया गया। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मां गंगा के नारघाट पर जमा नावों को अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यहां 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। अधिकारियों ने नारा दिया, गर्मी की चिंता छोड़ दो, 1 जून को वोट दो। चूंकि हमारा जनपद घाटों का शहर है तो यहाँ विभिन्न घाटों की स्वच्छता और जल निकायों का संरक्षण, जल की महत्ता के साथ साथ हमने मताधिकार के महत्व को भी जोड़ा है। और लोग इससे जिस तरह से गंगा नदी से जुड़ते हैं, माँ गंगा से जुड़ते हैं, उसी तरह से वो अपने मतदान के अधिकार से भी जुड़ें और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। 1 जून को आप सभी लोग अपने बूथ पर अवश्य जाएं और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। पुनः मैं अपने मिर्जापुर निवासियों से, सभी लोगों से, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे यूथ हो, सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मिर्जापुर की शान बढ़ाएं। तो मिर्जापुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत वोट फॉर वोट कार्यक्रम का जहां आयोजन किया गया, तो वहीं फिरोजाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में गंगा में सैकड़ों नावों पर बैठकर शिक्षक और छात्र शामिल हुए, तो वहीं फिरोजाबाद में चुनाव अधिकारियों ने मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। जाति, धर्म और लोभ से ऊपर उठकर लोगों को वोट करने की सलाह दी गई, उनसे अपील की गई। कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग की तरफ से वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिसके जरिए इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और लोगों को उनके मताधिकार के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा सके। ग्रेटर नोएडा में चुनाव से लग्जरी कार से 10 लाख कैश बरामद किया गया। नेशनल हाईवे 91 औद्योगिक चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी और ग्रेटर नोएडा के बादलपुर औद्योगिक इलाके से ये बरामदगी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार को रोका गया। 10 लाख रुपए कैश उसमें रखे हुए थे। कैश का हिसाब किताब दिया नहीं जा सका, जिसके बाद पुलिस ने फिलहाल इसे अपने कब्जे में ले लिया है। नेशनल हाईवे 91 में औद्योगिक चौकी के पास चेकिंग के दौरान ये कैश बरामद किया गया।
ग्रेटर नोएडा में चुनाव से लग्जरी कार से 10 लाख कैश जहां बरामद किया गया, तो वहीं चित्रकूट में भी नोटों से भरा एक बैग मिला। चित्रकूट में निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने को लेकर चित्रकूट पुलिस अलर्ट है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शख्स को नोटों से भरे बैग के साथ पकड़ा। बैग में 12,70,000 रुपए की नकदी थी। आरोपी से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दो अलग अलग जगहों की। ग्रेटर नोएडा में जहां 10 लाख रुपए कैश बरामद किया गया, तो वहीं चित्रकूट में नोटों से भरा बैग मिला। इसके अलावा तमंचा बरामद किया गया। 12,70,000 रुपए कैश यहां पर बरामद किया गया। खबर महाराजगंज से, जहां पर गिरफ्तार संदिग्धों को लेकर खुलासा हुआ है। नेपाल से यूपी में दाखिल होना चाहते थे संदिग्ध, यूपी से होकर जम्मू कश्मीर जाना चाहते थे। तीनों के फर्जी आधार कार्ड कनेक्शन की जांच पड़ताल हो रही है। नेपाल के सलीम की मदद से भारत आए थे दोनों। रिमांड के दौरान सलीम के बारे में पूछताछ होगी। आईएसआई हिजबुल मुजाहिदीन के संबंध की भी जांच पड़ताल की जाएगी। बरेली में सत्य साई बिल्डर के मालिक रमेश गंगवार के संस्थानों पर 24 घंटे बाद भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। रमेश गंगवार को इनकम टैक्स विभाग की टीम देहरादून से बरेली लेकर पहुंची थी। टीम ने रमेश गंगवार, उनकी पत्नी और बेटे के मोबाइल भी जब्त कर लिए। टीम को करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की जानकारी मिली। टीम ने कल घर और कार्यालय से भारी दस्तावेज भी जब्त किए। आगरा की सर्विलांस और साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 विदेशी ठगों को गिरफ्तार किया। ये अब तक इंडिया के लगभग 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। बीते दिनों आगरा की साइबर क्राइम पुलिस को एक खाद्य व्यापारी के द्वारा शिकायत मिली थी कि उसके साथ जूट के कट्टों के नाम पर लगभग 8 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मामले की जांच पड़ताल शुरू की, तो ये कामयाबी मिली। देखिए, साइबर थाने पर मुकदमा संख्या 9/24 रजिस्टर किया गया था, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उन्हें कुछ जूट के बैग की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन सर्च किया तो उन्हें एक भीमराज इंडस्ट्री नाम की फर्म मिली, जिसे संपर्क करने के बाद इंडस्ट्री ने उन्हें ऐसा वादा किया कि उन्हें सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी के जूट बैग देगी, जिसके द्वारा फर्म द्वारा उनसे लगभग 8 से 9 लाख रुपए लिए गए और कोई सामान सप्लाई नहीं किया गया। इन्होंने जो धोखाधड़ी है अलग अलग लोगों के साथ किया गया है। इनके पास से एक ऑडी कार, लैपटॉप, फोन, राउटर और 3 सीलें बरामद हुई है, जो कि फर्म का यूज करते थे, और ये दोनों ही रहने वाले कैमरून के हैं। मथुरा में एक फौजी की ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या से नाराज परिजनों द्वारा आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे 19 को जाम कर दिया गया। मृतक वर्तमान में सेना की राजपूत रेजिमेंट मेरठ में तैनात था। रविवार की रात ही छुट्टी लेकर गांव आया था। देर रात घर नहीं लौटने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। मृतक के पिता लक्ष्मण सिंह ने नामजद के खिलाफ प्रेम प्रसंग के शक में हत्या का आरोप लगाया। बेटे को ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए 7 लोगों पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जैत में सुबह जो है रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी मिली थी, तो उस समय उसका शुरू में पहचान नहीं हो पाया था। शाम को परिजन जब आए थे थाने में कि वो आदमी जो है परसों रात कल सुबह मिला था बॉडी, परसों रात बता रहे हैं कि एक फौजी थे वहाँ आए थे और घर से निकले थे 8 बजे के बाद से मिले। उनकी जो भी शिकायतें हैं उस शिकायतें को हमने सुन लिया था और जो मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें 7 संख्या कार्रवाई की जा रही है। 7 के आधार पर 6 इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। ये बात मेरे द्वारा जो उनके परिजन थे, जो जाम करने वाले थे, उनको सबको बता दिया गया। खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। कसीमाबाद थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव में असलाह बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां पुलिस ने 12 तमंचे, 6 अर्धनिर्मित तमंचे, 7 कारतूस जब्त किया। मौके से बड़ी संख्या में तमंचा बनाने के सामान भी बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाशों में एक गाजीपुर जबकि दूसरा आजमगढ़ का रहने वाला है। आगामी लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में जो हमारी स्थानीय पुलिस जुटी हुई है, उसी में लगातार इसका प्रयास किया जा रहा था कि कहीं जो तमंचे पकड़े जा रहे थे आखिर ये कहां से आ रहे हैं। तो एक गोपनीय सूचना हमारे शॉर्ट सर्विलांस और थाना खानपुर के पास थी। उस सूचना पे काम करते हुए जब कल ये चेकिंग कर रहे थे थाना खानपुर क्षेत्र में बुझैया चौकी के पास,
तो एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी संख्या में अवैध शस्त्र मिले। बदलते मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कहीं खेतों में तो कहीं गाड़ियों में आग लग रही है। हम आपको आग लगने की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लगी। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गांव वालों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के सामने बच्चों से भरी एक स्कूल वैन में अचानक से आग लग गई। आग लगने से बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। बैटरी में शॉर्ट सर्किट के चलते वैन में आग लगी थी। स्कूल वैन में सवार 18 बच्चे सुरक्षित बचा लिए गए। वहीं हरदोई में डीजल टैंक फटने से टैंकर में भीषण आग लग गई। आग लगने से टैंकर धू कर जल गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। एक दुकान के सामने डीजल का टैंक बिक्री के लिए लाया गया था, लेकिन टैंक फटने से आग लग गई। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के पास एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने श्रद्धालु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। बाके बिहारी मंदिर में सुबह करीब 10:30 बजे एक अज्ञात श्रद्धालु की अचानक से तबीयत बिगड़ी। मंदिर के सुरक्षा गार्ड और पुलिस ने जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हाँ जी, थोड़ी देर पहले 10 साढ़े 10 के करीब बाके बिहारी से एक मृतक शरीर आया था हमारे पास। जब तक हमारे पास पहुंचा उसके अंदर कोई भी साइन ऑफ लिविंग नहीं थे। मृतक हमने देखा, कोशिश करी, पल्स ली, बीपी ली, सब कुछ लिया, सीपीआर शुरू किया, ईसीजी जब ईसीजी किया तो देखा तो फ्लैट लाइन ईसीजी था। बिल्कुल शरीर मृतक था, उसमें कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं थे। खबर गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने आज भी समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंचे। चंदौली की सकलडीहा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव ने मोहम्मदाबाद पहुंचकर मुख्तार को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे। कुछ दिन पहले गाजीपुर सदर सीट से एसपी विधायक जय किशुन साहू भी मुख्तार की कब्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। नहीं, ठीक है, मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की मदद के लिए खड़े होते थे। पूरा खानदान परिवार जिसका एक बहुत शानदार इतिहास रहा है देश के, वह हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने देश के लिए बड़े कुर्बानियां दी, उनकी एक हत्या कह लीजिए कि कराई गई। निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होगा। खबर सोनभद्र से, जहां पर दुद्धी बगाढ़ू वन रेंज में एक हिरण का सफल रेस्क्यू किया गया। डुमरडीहा गांव में पानी की तलाश में जंगल से भटककर आया एक हिरण कुएं में गिर गया। हिरण की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। हिरण को कुएं से बाहर निकाला गया। कुएं में गिरने से हिरण बुरी तरीके से घायल हो गया था। वन विभाग ने पहले उसको अपने रेंज ऑफिस ले जाकर पशु चिकित्सक से उसका इलाज करवाया और बाद में हाथी नाला के पार्क में उसको छोड़ दिया गया। नहीं, चोट वोट नहीं कुछ लगा था, क्योंकि उसमें कीचड़ था, इसलिए चोट नहीं लगा था। फ्रेश था, साफ था। कोई हिरण कब गिरा था कुएं में? ये रात में गिरा था। सुबह हम लोगों को पब्लिक के द्वारा सूचना मिला है तो हम लोग गए थे। सूचना कब मिली? क्या बजे से? 8 साढ़े 7 बजे के लगभग। जंगल को छोड़े उसको आप लोग? 9:30 बजे। हाथरस में जेल से कोर्ट में पेशी पर आए आरोपी ने हवालात में खुद पर ब्लेड से हमला कर लिया। घायल मुलजिम को सुरक्षाकर्मी आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। खुद को ब्लेड काटकर घायल करने वाला आरोपी हत्या के केस में जेल में बंद है। घायल मुलजिम का आरोप है कि वो पेट दर्द से परेशान है, लेकिन जेल में उसे इलाज नहीं मिल पा रहा है। हरदोई में कल संदिग्ध हालात में 2 किशोरियों के शव मिलने की घटना के बाद आईजी ने घटनास्थल का जायजा लिया। कल शाम एक बगीचे में पेड़ पर दुपट्टे से फंदे पर लटकते 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिले थे। घटना की जानकारी से इलाके में सनसनी फैल गई थी। हालांकि घटना के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रात में अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और आज सुबह आईजी तरुण गावा भी मृतक किशोरियों के घर पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। आगरा में एमजी रोड पर स्टंट करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की और युवकों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया, लेकिन कार को सीज कर दिया गया। युवक एमजी रोड पर हुड़दंग करते हुए कार की छत पर बैठे हुए दिखाई दिए। अब कार पुलिस के कब्जे में है और पुलिस सीज करने के बाद चालान कर रही है।
या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।